वेलकम बैक। सो हम लोग आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आता है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स। यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया हुआ है पेज नंबर 36 पे, क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स। सो देयर आर टू टाइप ऑफ बैंक्स। सो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किए, दैट इज फर्स्ट वन इज कमर्शियल बैंक एंड अनदर इज द सेंट्रल बैंक। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में आपको कमर्शियल बैंक रिलेटेड पूरा डिटेलिंग किया है, पूरा सेंट्रल बैंक रिलेटेड डिटेलिंग किया है। ये पूरा चैप्टर 4 इसके अकॉर्डिंग है। सो हम लोग समझते हैं सबसे पहले कमर्शियल बैंक। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बैंक की सिंपल डिफाइन बताई थी, दैट इज एक्चुअली द कमर्शियल बैंक। बट व्हाई द वर्ड कमर्शियल यूज है? क्योंकि बैंक को हम लोग कमर्शियल क्यों बोलते हैं, ये हम लोगों को यहाँ पे समझना है। बिकॉज बैंक बी किसके ऊपर काम करती है, व्हाट इज द मेन पर्पस? प्रॉफिट, क्योंकि सैलरी एक्सपेंडिचर्स कहाँ से लाएगी भाई, उसको प्रॉफिट तो करना ही पड़ेगा उस चीज़ के लिए। और बैंक क्या करती है, कमर्शियल। कमर्शियल वर्ड का मतलब क्या होता है, ट्रांजैक्शन, एक्सचेंज करवाना। तो बैंक का ही तो काम है मूवेबिलिटी फ्रॉम द सेवर्स ऑफ द जनरल पब्लिक टू द सीकर्स, कि जिनके पास पैसा सरप्लस है उनसे किस तरीके से डिपॉजिट्स लेकर, इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स लेकर, और किस तरीके से मार्केट में लैंडिंग करनी है जिनको ज़रूरत हो एज अ लोन। ठीक है, तो ये चीज़ का हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, ये पूरी डिफाइन और ये पूरा कंसेप्ट। और आपको मैं बता दूं तो कमर्शियल बैंक के ऊपर शॉर्ट नोट पूछा जाता है 3 मार्क्स का, और प्लस अगर पूछना हो तो 1 मार्क में उसकी डिफाइन भी पूछी जाती है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है एज पर द बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949। तो ये एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं कि बैंकिंग कंपनी एक्ट कब आई थी, दैट इज 1949, आज़ादी के 2 साल के बाद। तो ये कंपनी एक्ट, बैंकिंग कंपनी एक्ट पूरा रेडी किया गया था। उसके अकॉर्डिंग कमर्शियल बैंक को यहाँ पे डिफाइन किया है। क्या बोल रहे हैं, कमर्शियल बैंक इज वन which transacts, क्या आ रहा है, which transacts the business of banking, जो एक्चुअली ट्रांजैक्शन करता है, जो एक्चुअली सर्विसेज प्रोवाइड करता है रिलेटेड टू दी बैंकिंग। दैट इज क्या करता है, अभी कौन से ट्रांजैक्शन करता है, दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द पीपल, लोगों से एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स। क्यों करता है, फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फॉर द पर्पस ऑफ या तो लैंडिंग या तो इन्वेस्टमेंट। अब ये चीज को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं हम लोग। से फॉर एग्जाम्पल, दिव्या एक गर्ल है जो डिपॉजिट करवा रही है अपने पैसे, अपना जो उसको सेविंग्स है वो डिपॉजिट करवा रही है 10,000 रुपीज। कहाँ पर, से फॉर एग्जाम्पल बैंक में। कहाँ पर, बैंक में रखवा रही है। तो यहाँ पर बैंक के जो डिपॉजिट्स है वो क्या हो गए, 10,000 रुपए बढ़ गए उसके, रुपीज 10,000 इंक्रीज हो गए उसके डिपॉजिट्स। अभी बैंक क्या करेगी, मतलब यहाँ तक तो हो गया, दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द पीपल। ठीक है, यहाँ पर खत्म हो गया चीज। अब इसके लिए क्या करेगी, फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट। अभी जिनको एक्चुअली ज़रूरत है, जैसे किसी को लोन चाहिए, किसी को नीड है फाइनेंस की, तो बैंक क्या करती है, इसके 2 तरीके हैं। बैंक क्या करेगी, लैंडिंग करेगी। ठीक है, तो लैंडिंग जो करेगी या तो क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट। अभी जो लैंडिंग करती है, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा क्लैरिफाई कर दूँ, तो लैंडिंग करती है या तो शॉर्ट टर्म के लिए, या तो मीडियम टर्म के लिए, या तो लॉन्ग पीरियड के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट कहाँ करेगी, या तो शेयर्स में करेगी, या तो म्यूचुअल फंड्स में डालेगी, या तो गोल्ड में करेगी इन्वेस्टमेंट्स। सो इस तरीके से वो या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में करेगी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो 2 ऑप्शन आ जाते हैं, या तो वो लैंडिंग करती है या तो वो इन्वेस्टमेंट करती है।
लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। फिर चीज आ जाती है यहाँ पे फुल स्टॉप कॉमा, खत्म नहीं हो रही है बात। रीपेबल ऑन डिमांड, जब दिव्या डिमांड करेगी कि फॉर एग्जाम्पल उसको 2000 रुपये निकलवाने हो तो बैंक का काम है कि वो उसको लौटाए, ठीक है। और अदरवाइज विड्रॉल, या तो निकलवा सकती है 2000 रुपये, तो कैसे निकलवा सकती है, या तो चेक के थ्रू, या तो ड्राफ्ट के थ्रू, या तो पे ऑर्डर के थ्रू, और अदरवाइज ये जैसे आजकल तो ATMs वगैरह के थ्रू भी हम लोग पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरीके से प्रॉफिट अर्न किया, क्योंकि हम लोग तो इसको कमर्शियल बैंक बोल रहे हैं, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है ना बैंक भी, तो वो भी तो प्रॉफिट कमाती है। सो से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो दिव्या है, दिव्या को से फॉर एग्जाम्पल 3% to 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा उसके सेविंग्स के ऊपर, जो उसने डिपॉजिट्स करवाए हैं उसको 3 to 4% मिलेगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो लेंडिंग करती है से फॉर एग्जाम्पल 10% पे कर रही है, कितने पे कर रही है, 10%। तो बैंक का जो रेट है, लेंडिंग का रेट क्या हुआ, लेंडिंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10%। उसमें से अगर मैं माइनस करूं, क्योंकि मैंने किसको दिया ये अपने दिव्या को भी मैंने 10,000 के ऊपर दिया, तो दिव्या का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज 3 to 4% ही दे रही हूँ मैं तो उसको, है ना, क्योंकि सामने लोन कितने में दे रही हूँ, 10% मुझे उसमें से मिल रहा है। लेकिन दिव्या को मैं वो 10% में से कितना दे रही हूँ, 3% या 4%, तो अप्रोक्सीमेटली आप 3% ले लो, बाकी बचा कितना, 7%। बैंक के पास 10% आया, ठीक है, पैसा, क्योंकि उसने लोन दिया मार्केट में 10%, लेकिन उसने दिव्या को कितना दिया, 3 या 4% ही दिया, तो बाकी का जो 7% बचा वो क्या कहलाएगा, एज अ प्रॉफिट, क्या कहलाएगा, एज अ प्रॉफिट ऑफ कमर्शियल बैंक। दैट इज एक्चुअली द सीन, दैट इज एक्चुअली द कमर्शियल बैंक ट्रांजैक्ट्स द बिजनेस ऑफ बैंकिंग। इस तरीके से किस तरीके से मोबिलाइजिंग करना है इकोनॉमी में मनी को, तो वो काम करती है कमर्शियल बैंक। सो इस वजह से वर्ड कमर्शियल वर्ड यूज यहाँ पे किया गया है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं कि हाउ कमर्शियल बैंक अर्न्स दी प्रॉफिट, तो आपको इस तरीके से बताना है, उसको एक्सप्लेन करना है। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया है, और या तो कमर्शियल बैंक के जैसे ऊपर शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है। तो आप बताओगे कि द लेंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कंपैरेटिवली हाई, एंड दिव्या को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है बैंक, जैसे डिपॉजिट्स पे जो वो इंटरेस्ट दे रही है उसका जो रेट रहता है वो कंपैरेटिवली कम रहता है लेंडिंग रेट से, एंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू रेट्स कैन बी द प्रॉफिट ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। ओके, सो दैट्स इट अबाउट द कमर्शियल बैंक।